एवरीवन। जो लोग क्रॉनिक बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं, क्रॉनिक बीमारियां जैसे ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर, फैटी लिवर, नी आर्थराइटिस, पीसीओएस एक्सेट्रा, ऐसे ही पेशेंट्स मोस्टली मेरे पेशेंट होते हैं। और अगर आप भी इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि मैम, हम नॉर्मल खाना कब खा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे बहुत पेशेंट्स मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं और मैंने सोचा तो चलो एक वीडियो बनाते हैं कि नॉर्मल खाना क्या होता है, एबनॉर्मल खाना क्या होता है। तो जब मैं अपने पेशेंट्स की डाइटरी हिस्ट्री लेती हूँ तो सुबह से रात तक वो क्या खाते हैं वो मैं आपके सामने ले आउट करूँगी और आप में से भी बहुत लोग इस खाने के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले लोग चाय कॉफ़ी लेते हैं। ये चाय बिना चीनी की हो सकती है, चीनी के साथ हो सकती है या गुड़ के साथ हो सकती है। कुछ लोग चाय के साथ बिस्किट, खारी या टोस्ट भी लेना प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है नाश्ता। नाश्ते में लोग पोहा, उपमा, पराठे, ढोकला, थेपला, इडली ये सब खाना प्रेफर करते हैं। इसके बाद आता है लंच टाइम। कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करके डायरेक्ट लंच ही करते हैं। तो लंच में लोग सब्जी, रोटी, दाल चावल लेना प्रेफर करते हैं। फिर आता है शाम का वक्त। शाम में लोग वापस चाय या कॉफ़ी लेते हैं और उसके साथ कुछ स्नैक्स लेना पसंद करते हैं, जैसे नमकीन हो गया या फिर मुरमुरे हो गए, पैटीज़ हो गई, कुछ इस तरह। उसके बाद आता है डिनर। डिनर में या तो लंच पैटर्न रिपीट होता है, सब्जी, रोटी, दाल चावल, या फिर कुछ लोग सिर्फ सब्जी और पराठा खाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग खिचड़ी खाना प्रेफर करते हैं, या फिर कुछ लोग साउथ इंडियन जैसे उत्तपम या फिर डोसा खाना प्रेफर करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल ही खाना है, राइट? पर इस नॉर्मल खाने में कुछ तो ऐसा है जो बहुत मिसिंग है, जो पेशेंट्स बताना भूल जाते हैं या फिर पेशेंट एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं इन चीज़ों को खाने के रूप में। मैं सबसे पहले पेशेंट को पूछती हूँ कि क्या आपने चीनी कभी नहीं खाई है? तो कहते खाते हैं ना, हम सुबह शाम की चाय में हम एक एक चम्मच लेते हैं। फिर मैं उनको पूछती हूँ कि क्या आपने कभी लाइफ में मिठाइयाँ नहीं खाई है, आइसक्रीम्स नहीं खाई है, केक्स नहीं खाए हैं, शेक्स नहीं लिए हैं? तो डेफिनेटली उन्होंने खाए होते हैं। और दूसरी चीज़ जो नहीं बताई जाती है वो है प्रोसेस्ड फूड। यानी क्या 3 महीनों में आपने या मेरे पेशेंट्स ने कभी भी मैदा या मैदे से बनी चीज़ें नहीं खाई होंगी, जैसे समोसा, कचौरी, पास्ता, नूडल्स, मोमोज, मंचूरियन, चाइनीज़ एक्सेट्रा। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने कितना खाया, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पिछले 3 महीनों में आपने चीनी या फिर मैदा और मैदे से बनी चीज़ों का कुछ भी पदार्थ खाया ही नहीं है। मुझे पता है इसका जवाब हाँ ही होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं कि वो ये खाना खाते हैं। तो अब हम आते हैं वीडियो में जो मैंने पहले क्वेश्चन रखा था कि हम नॉर्मल खाना कब से खा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब कोई एक सिंपल टाइम फ्रेम नहीं है कि 3 महीनों में या 6 महीनों में, क्योंकि एविडेंस के हिसाब से अगर एक व्यक्ति कुछ किलो वज़न कम करता है तो उसके शरीर को वो बॉडी वेट सेट पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए 1 साल तक का समय लगता है। यानी अगर आपने 5 किलो वज़न कम किया है तो आपको 1 साल का वक्त लगेगा उस वज़न को मेंटेन करने के लिए। और यहीं पर एक प्रॉब्लम आती है कि इस वेट को मेंटेन कैसा किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट सोचते हैं कि हम 3 या 4 महीने की डाइट कर ले और उसके बाद हम नॉर्मल रूटीन पर आ जाए। और क्या है ये नॉर्मल रूटीन? ये नॉर्मल रूटीन का मतलब है कि मुझे प्रतिबंध में मत रखिए, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है। मेरा मन आए तो मैं पूरी भाजी खाऊं, मेरा मन आए तो मैं पिज़्ज़ा और मैगी खाऊं। तो चलिए हम देखते हैं कि जनवरी टू दिसंबर तक हमारा साल कैसे जाता है। तो जनवरी के पूरे महीने में हम तेल, गुड़ और शेंगदाने की बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से वो हमारे शरीर के लिए अनुकूल होता है। पर आखिर में अगर हम देखें तो गुड़ में तो सिर्फ गुड़ का मतलब सिर्फ शक्कर ही होता है।
नेक्स्ट आता है फरवरी। फरवरी में वैलेंटाइंस वीक होता है, तो हम केक्स, डेजर्ट्स, चॉकलेट्स खा ही रहे होते हैं। और फिर आ जाता है मार्च। गर्मियाँ सिर्फ शुरू होती है तो आता है ठंडाई का समय, आम पन्ना लेने का समय और गुजिया का मौसम। उसके बाद आता है अप्रैल, मई, जून। और अप्रैल, मई, जून तो आम के लिए रिजर्व्ड है, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ये फ्रूट आ रहा होता है, तो आम तो खाना बनता ही है। पर क्या हम सिर्फ आम खाते हैं? जी नहीं, हम आम की आइसक्रीम खाते हैं, हम आम का बना आम्रखंड बनाते हैं, हम आम से बनी हुई मिठाइयाँ खाते हैं, यानी हम ऑलरेडी मीठे आम में शुगर ऐड करके खा रहे होते हैं। उसके बाद आता है चतुर्मास। चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं उसमें उपवास के नाम पर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वाला फूड खा रहे होते हैं, यानी आलू और साबूदाना। उसके बाद आती है नवरात्र। नवरात्र में अगेन अगर हम देखें तो उपवास की थाली में इतनी सारी वैरायटीज होती है और जिसमें मैक्सिमम चीजें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और शुगर की बनी होती है। तो इसके बाद आती है दिवाली। और दिवाली हमारे यहाँ सिर्फ 5 दिन की नहीं मनाई जाती है, हमारे यहाँ महीने भर का सामग्री बनती है, जैसे चिवड़ा, लड्डू, चकली, अनारसे, और हम महीने भर ये चीज़ें खाकर दिवाली को एंजॉय करते हैं। इसके बाद सर्दियाँ आ जाती है तो गाजर का हलवा बनता है, मेथी के लड्डू बनते हैं, गोंद के लड्डू बनते हैं, क्योंकि शक्ति भी ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है दिसंबर, और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं केक के साथ। और उसके बाद तो न्यू ईयर आने वाला है, ईयर एंड होने वाला है, तो क्या ही डाइट करना, तो हम अपनी मर्जी से बाहर पार्टी करते हैं, क्योंकि डाइट तो हमें नेक्स्ट मंथ से शुरू करनी है, जनवरी से। अब इसमें तो मैंने फैमिली गेट टुगेदर, बर्थडेज, एनिवर्सरी, वेकेशंस, शादियाँ ये ऐड ही नहीं किए हैं, जिसमें तो हमें खाना ही पड़ता है बाहर का खाना। अब जो बाकी के दिन बच गए उसमें अभी सब्जी, रोटी, दाल, चावल इतना बोरिंग लगता है कि हमें स्विगी और जोमेटो से कुछ ऑनलाइन मंगाना होता है। और फिर आपके सिटी में अगर कोई नया कैफ़े, रेस्टोरेंट खुला हो तो उसको भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। और अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं तो आजकल तो आप अपने ट्रेन में अपनी सीट पर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना भी मंगा सकते हैं। तो ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये नॉर्मल है तो एबनॉर्मल क्या है। तो मैं आपके साथ आज कुछ बातें शेयर करूंगी जिससे आपका पर्सपेक्टिव बदले, आपका दृष्टिकोण बदले। सबसे पहली चीज़, आप अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करिए। आप ये एक्सेप्ट करिए कि मुझे क्या हुआ है, मुझे फैटी लिवर है, मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, मुझे PCOS है, मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो भी है वो आपकी रियलिटी है। अब इस रियलिटी में करीना कपूर हफ्ते में पराठे कितनी बार खाती है या फिर रात की खिचड़ी में कितना घी डालती है, इससे आपकी रियलिटी चेंज नहीं होने वाली है। राम कपूर ने अपना वजन ओलंपिक लेकर कम किया है या बिना ओलंपिक के कम किया है, इससे भी आपकी रियलिटी नहीं बदलने वाली है। और द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि मैम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तो सब खाते हैं पर उनका वजन नहीं बढ़ता है। ओके, वेल, गुड फॉर देम, पर आपकी रियलिटी इससे नहीं बदलेगी। तो आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए और अपनी रियलिटी को सबसे पहले एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट आता है कि चलिए अब मैंने ये एक्सेप्ट तो कर लिया कि मेरी ये रियलिटी है, अब हमको एक बड़ा सच जानने की ज़रूरत है, और वो ये है कि ओबेसिटी एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। इसमें जेनेटिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सब एक साथ प्ले कर रहे होते हैं। लाइफ इवेंट्स जैसे प्रेगनेंसी के बाद वज़न बढ़ना, मेनोपॉज में वज़न बढ़ना, डिप्रेशन के समय वज़न बढ़ना, ये एक लाइफ की रियलिटी है। हम सब ओबेजोजेनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यानी ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं जहां मोटापे को प्रोत्साहित किया जाता है, खाने को प्रोत्साहित किया जाता है। फूड अवेलेबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी और फूड मार्केटिंग इनडायरेक्टली आपको खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो बच्चों के चॉकलेट्स में खिलौने रखना, बच्चों के जो सीरियल्स है उसके ऊपर कार्टून कैरेक्टर छापना, इससे बच्चे इन फूड्स को खाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिर्फ एक पॉइंट पर लाकर रख देना कि बढ़े हुए वजन वाले व्यक्ति ने वजन कम करने के लिए खाना कम करे
और व्यायाम ज़्यादा करें, एक मूर्खतापूर्ण एडवाइस है। अब मैं आपको एक डाइट एडवाइस करूंगी जो आपको अगले 3 महीने तक फॉलो करनी है। और इस डाइट में आपको क्या करना है, आपको 3 रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है, आपको हर टाइप की शुगर बंद कर देनी है। शुगर यानी मीठा, जो भी आपकी ज़बान में जाकर मीठा लगता है वो आपको बंद कर देना हो। चीनी, गुड़, हनी, इवन मीठे फ्रूट, इवन एक किशमिश का दाना भी आपको अपने मुंह में नहीं रखना है। सेकंड आता है कि आपको पैकेट और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद कर देना है। आपको मैदा और मैदे से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। और थर्ड आता है कि 3 महीने तक आप बाहर का खाना ना खाएं, आप अपने घर में बना हुआ खाना खाएं। और घर में बना हुआ खाने का मतलब ये नहीं है कि आप घर में मंचूरियन बना रहे हैं, मोमोज बना रहे हैं, नूडल्स बना रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि ये अगेन प्रोसेस्ड फूड ही है। तो क्या होगा ये 3 महीनों में, हो सकता है आपका वजन बहुत ज़्यादा कम ना हो, पर आपको छोटे छोटे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाए। जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा नॉर्मल हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, आपको नींद बेहतर आने लगे, आपको सोते उठते चलने बैठने में कम तकलीफ हो, यानी आपकी मोबिलिटी इंप्रूव हो जाए। तो ये भी एक अच्छी बातें हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो 3 महीने की डाइट है ये आप 6 महीने करिए, 1 साल करिए, और 1 साल के बाद देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कि 1 साल तक ये डाइट करने के बाद आप देखेंगे कि वाओ, मैं इतने 3 रिस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ पर मुझे तो इतने बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहे हैं, मेरा वजन तो 5 किलो से ज़्यादा कम ही नहीं हो रहा है। आप स्टक्ड अप फील करेंगे, ना आपका वजन बढ़ेगा ना घटेगा, और आपको लगेगा कि मैं फेल हो गया हूँ डाइट में। जी नहीं, आप फेल नहीं हुए हैं, आप डाइट की सेकंड स्टेप पर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों आप स्टक्ड अप हो जाएंगे इस डाइट में। तो हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि समझ लीजिए दिन भर में आप अगर साल भर ये डाइट कर रहे हैं तो आप दिन भर में क्या खा रहे हैं। अगर आप सुबह नाश्ते में 1 प्लेट उपमा खा रहे हैं और सुबह और रात की रोटी पकड़ कर दिन भर में 4 रोटी, 2 कटोरी चावल, 2 कटोरी दाल और 2 कटोरी आलू की सब्जी खा रहे हैं, तो इस पूरे खाने में अप्रोक्सीमेटली 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। एक नॉर्मल ह्यूमन शरीर में 5 ग्राम शक्कर होती है। तो आप सोचिए, एक नॉर्मल ह्यूमन शरीर में अगर 5 ग्राम शक्कर होती है और मैं रोज 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाऊं जो एट दी एंड मेरे बॉडी में कन्वर्ट होने वाला है ग्लूकोज में ही, तो मेरी बॉडी कैसे संभालने वाली है इस कार्बोहाइड्रेट को के लोड को। अब इस स्टेज पर अगर आपने डिसाइड करा कि चलो मैं नाश्ता बंद कर दूं या फिर मैं रोटियां कम कर दूं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको भूख लगने लग जाएगी। और भूख एक नैसर्गिक फोर्स है, इसे आप विल पावर से बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी मेरे एक पेशेंट का। ये जो मेरा पेशेंट है उसकी एज है 24 ईयर्स, उसकी हाइट है 176 सेंटीमीटर, वेट है 133 kg। इसका BMI आता है 42.9 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी ओबेसिटी क्लास 3 यानी सीवियर ओबेसिटी। इस पेशेंट के मैंने सब ब्लड टेस्ट किए पर इसको कोई बीमारी नहीं निकली, पर 2 टेस्ट इसके बहुत एबनॉर्मल आए, और वो 2 टेस्ट थे फास्टिंग सीरम इंसुलिन जो कि आना चाहिए था 3 से 5 के बीच में, पर इस पेशेंट का आया 14.3, और जो नेक्स्ट टेस्ट एबनॉर्मल आया वो था सीरम लेप्टिन। इस पेशेंट का सीरम लेप्टिन आया 15, और जो कि नॉर्मल रेंज होती है 2 to 5 के बीच में, यानी क्लियर कट इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेप्टिन रेजिस्टेंस। अब इस पेशेंट को अगर कोई बोले कि आप वज़न कम करने के लिए, क्योंकि आप यंग हो तो वज़न कम करने के लिए आप खाना कम करो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, ये इतना स्टूपिड एडवाइस है। क्योंकि ये पेशेंट जब खाना खाने बैठता है तो उसके पेट से उसके ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचता है कि उसका पेट भर चुका है, जिस वजह से ये पेशेंट ओवर ईटिंग करता है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजी किस तरीके से ओबेसिटी को ड्राइव करती है। तो यहाँ पर एंटर होते हैं GLP-1 ड्रग्स, जो कि अभी सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। तो जैसे अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो तो वो एंटीबायोटिक्स लेगा,
उसी तरह अगर किसी को ओबेसिटी है तो वो GLP-1 ड्रग्स लेंगे। इसमें कुछ भी तिरस्कार करने जैसा नहीं है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में जहाँ माना जाता है कि अगर आपने पसीना बहा के वज़न कम नहीं किया तो आप उस वेट लॉस को डिज़र्व ही नहीं करते हैं। तो क्या होगा अगर कोई व्यक्ति जो नॉर्मल फूड खा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया 350-400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेकर, और वो अपना वज़न नहीं कम कर पा रहा है, और अगर वो GLP-1 ड्रग ले तो क्या होगा? सिंपल, उसकी भूख कम हो जाएगी। अब ये व्यक्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग करने को रेडी है। अब ये व्यक्ति 24 आवर्स की फास्टिंग कर सकता है, 48 आवर्स की फास्टिंग कर सकता है, 72 आवर्स की फास्टिंग कर सकता है और इजीली अपना वजन कम कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने 6 महीने तक GLP-1 ड्रग्स ली और 25 से 30 किलो वजन कम कर लिया, तो उसके बाद वो क्या करेगा? वापस वही क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं नॉर्मल खाना खा सकता हूँ? और अगर नॉर्मल खाने से आपका मतलब है कि रोज 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना, तो जवाब है नहीं। क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपका शरीर बुरी तरह रिएक्ट करेगा और आपका वजन फास्ट रीगेन हो जाएगा। जैसे कि हम सुनते भी हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने आधी रोटी भी ज़्यादा खा ली तो मेरा वज़न 2 किलो बढ़ जाता है। तो भले ही आपको मेरा जवाब बहुत हार्श लगेगा, पर सच्चाई यही है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म तक वेट लॉस मेंटेन करना है तो आपको बिना चीटिंग के रहना पड़ेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट्स, हाईली प्रोसेस्ड फूड या शुगर, जो भी चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिस वजह से आपका वज़न झट से बढ़ता है, उससे आपको थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी। हाँ, ज़रूर आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 साल तक फॉर एग्जांपल आपने अगर वज़न कम मेंटेन कर लिया है अपना, तो 15 दिन में आप अपनी पसंद की कोई चीज़ खा सकते हैं, जैसे आइसक्रीम या पाव भाजी, और उसके नेक्स्ट डे आप फास्टिंग कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी को समय मिले उतने कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करने के लिए। तो इन सब का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में फूड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना कम करना होगा। फूड फोकस्ड लाइफ मत जिए आप। फूड को प्यार के साथ मत जोड़िए, दुख के साथ मत जोड़िए, एंजॉयमेंट के साथ मत जोड़िए। फूड को सिर्फ एक फूड की तरह रहने दीजिए जो आपको नरिशमेंट देता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने खाने में फ्रीडम रखते हैं तो आपका शरीर आपको इन क्रॉनिक बीमारियों के साथ बांध के रख देगा, पर अगर आप अपने खाने में रिस्ट्रिक्शन रखते हैं तो आपके शरीर को फ्रीडम मिलेगा। तो हम वापस उसी क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या नॉर्मल डाइट है, क्या एबनॉर्मल डाइट है? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो खाना खाने से आप रोग मुक्त रहे वो आपकी रियलिटी है, वो आपके लिए नॉर्मल डाइट है। तो आई होप सो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।